Hello everyone, how are you? Fine? I am also fine. This is Ramashankar sir, your science teacher. Welcome on my YouTube channel Ramashankar sir PCM Guru 2.0. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने मैथ में 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए थे। चूँकि मैंने कहा था कि चैनल पर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, तो मैथ में 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें कंप्लीट करने हैं 2 चैप्टर फिजिक्स में। इसके बाद हम 1 चैप्टर करेंगे केमिस्ट्री में। तो इसी सीक्वेंस में हम पढ़ाई करते रहेंगे। 3 चैप्टर मैथ में कंप्लीट करेंगे, 2 चैप्टर फिजिक्स कंप्लीट करेंगे और 1 चैप्टर केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरे साल हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो पीसीएम की स्टडी यहाँ पर ऐसे ही होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। दीज आर दी टॉपिक्स विच आई हैव रिटन ऑलरेडी। वन बाय वन वी हैव टू स्टडी. ओके, so first topic is force. What is force? So in earlier classes we studied about the force. Every pull or push is called force. मतलब किसी भी तरह का खिंचाव या दबाव, यानी आपने किसी को खींचा या धक्का दिया, वो दोनों क्या है? आपका फोर्स ही है. We can say in earlier classes we have read already every pull or push is called force. But bachcha, you are in class 10th. It is not sufficient answering in the class 10th board exam. Okay, so we have to tell something more about force. More precisely we can say the definition of force is the rate of change in linear momentum of a body moving with non-uniform speed is called the force applied on that body. Okay beta, that is what I am saying. I am saying the force is dp by dt, means where p is the linear momentum and t is the time. Do you understand what is dp and dt? Difference in linear momentum and difference in time. So we can say, since we know the linear momentum formula is, do you know about the momentum? What is momentum? Momentum of a body is the product of mass and velocity. If a body of mass m moving with the velocity v, then the product of mass and velocity is called linear momentum of that body. Okay, so p equal to m into v. Put here mv upon dt. Since the mass of any body is constant, so we can take out and dt. So it will be m dv by dt. So v upon t is called acceleration. So the force will be m into finally a. क्लियर? नोट डाउन बच्चों। जो आप कहते थे ना कि एवरी पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, तो वो इनफ नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज फोर्स, द रेट। देखिए बच्चों, जहाँ पे किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को आप टी से डिवाइड करते हैं तो कह सकते हैं कि आप उसकी टाइम के कंपैरिजन में वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इसी को रेट करते हैं। जब भी किसी फिजिकल वैल्यू को, फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको कहते हैं रेट ऑफ। अब चूंकि मान लीजिए मोमेंटम है तो क्या कहेंगे? द रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम। द रेट ऑफ, चूंकि डी लगा ना, डिफरेंस को हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं और डेल्टा से भी। डेल्टा वी बाई, ऐसे नहीं करते थे आप? छोटी क्लास में पढ़े थे, 9th में पढ़ा था आपने, है ना? क्या था? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी
इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो वही तो है, बस डेल्टा की जगह हम डी यूज कर रहे हैं, dv बाई डी टी। ओके, और कुछ नहीं है। F इक्वल टू एम ए, where m equal to mass of the body and a is the acceleration. Okay, force is a vector quantity. Okay, remember it, force is a vector quantity, and SI unit of force is न्यूटन। ओके, और kgf भी कहते हैं, मीन्स किलोग्राम फोर्स। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन kgf एंड न्यूटन? 1 kgf इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू g न्यूटन। व्हाट इज g? वेयर g is called acceleration due to gravity, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिए बच्चों, जी का नाम क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड व्हाट इज द वैल्यू? द एवरेज वैल्यू ऑफ जी इज टू बी टेकन ऑन द अर्थ सरफेस विल बी जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी यूनिट होती है, आप इसको न्यूटन पर केजी भी कह सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से देखेंगे ना तो एक की वैल्यू क्या निकलेगी, मतलब 2 यूनिट होती है जी की। एक और चीज़ समझेंगे, इस फार्मूले से इसकी एक एमकेएस यूनिट निकलती है, मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है? अगर एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? एफ इक्वल टू, चलिए मास की रखिए किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, यानी नीचे सेकंड स्क्वायर, तो क्या बनेगी? किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछा था द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज ईदर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, सो यू हैव टू टेल it is the vector quantity. First answer is about the quantity is either scalar or vector, so it will be a vector quantity because it has a direction. force जब भी लगाएंगे तो किसी डायरेक्शन में लगाएंगे ना, तो जब भी फोर्स आप किसी डायरेक्शन में लगाएंगे तो कह सकते हैं कि वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे किसी का मास है ना, मास अगर कोई 50 kg है तो उसमें नहीं कहेंगे कि ईस्ट में मास है कि वेस्ट में मास है, ऐसा नहीं कहेंगे। बट जब भी फोर्स लगाएंगे तो भाई लेफ्ट में लगाना है कि राइट में लगाना है कि टॉप लगाना है कि बॉटम में लगाना है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इट हैज़ द डायरेक्शन। ओके, and SI unit of force is Newton or kilogram force, and the relation between kilogram force and Newton 1 kgf equal to g न्यूटन। अच्छा, g न्यूटन क्यों लिखा? 9.8 न्यूटन डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी हमें बताते हैं कि भाई अर्थ सरफेस पे बॉडी है, तो अर्थ सरफेस पे अगर होगा तो g की वैल्यू 9.8 ले लेनी है। बट अदरवाइज क्वेश्चन में अगर उन्होंने g की वैल्यू 10 दे दी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या करते हैं 10 ले लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है g की वैल्यू क्या है, 9.8 है कि 10 है। तो उस केस पे क्या हो जाएगा? 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन भी हो सकता है, 9.8 न्यूटन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? उसके बाद क्या नाम है इसकी, एम के सिस्टम में भी यूनिट पता होना चाहिए, और ये जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, रेस्ट एंड मोशन। ओके, वी हैव टू स्टडी अबाउट रेस्ट। फर्स्ट रेस्ट देन मोशन। व्हाट इज रेस्ट? When the body does not change its position with respect to time, the body is said to be at rest. समझ आ रही बात? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, 1 घंटे पहले भी वहीं थी। आपकी दीवार घड़ी क्या है? आपकी जो दीवार घड़ी है, मान लीजिए 1 घंटे पहले भी वहीं लगी है, और आप 4 बजे 5 बजे शाम को भी आ रहे हो ऑफिस से काम करके, फिर भी वहीं पर लगी हुई है। मतलब क्या है? टाइम बीतता जा रहा है फिर भी वो अपनी जगह नहीं बदल रही है। तो ऐसे केस में हर एक चीज़ को जो रुकी हुई है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन अपनी वो स्थिति, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती है, तो बॉडी हमारी क्या कहलाएगी? रुकी हुई कहलाएगी, रेस्ट पे कहलाएगी। चलिए, when a body does not change its position
respect to time, then body is said to be at rest. For example, wall watch, your bed, a tree, okay, for a pole, like that everything, okay. which मोशन क्या चीज़ है आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि बेसिक चीज़ समझना जरूरी है। अभी मैं कोई बड़ी डिफिनेशन समझाऊंगा आपको रेस्ट और मोशन का मतलब नहीं पता है, तो मैं काइंड्स ऑफ मोशन एक्चुअली पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले आपको रेस्ट और मोशन समझना जरूरी है। मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी, कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज कर देगी टाइम के बढ़ने के साथ, तो वो क्या मोशन में कहलाएगी। मतलब अभी देखा तो यहाँ रुकी है, थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ चली गई है। जैसे एक भागती हुई बकरी ले लीजिए, बकरी क्या है कहने मतलब गोट क्या है भाई, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थी और 1-2 सेकंड बाद भी देखेंगे तो क्या खड़ी रहेगी, कोई जरूरी थोड़ी नहीं खड़ी रहेगी, वो आगे भी निकल जाएगी। तो उस केस में क्या कहलाएगी, वो गोट इज एट मोशन कंडीशन, ठीक है। व्हेन अ बॉडी चेंजेस its position with respect to time, then body is said to be at motion. Body is said to be at motion. बच्चों ये मैं क्यों लिख रहा हूँ बोर्ड पता है? मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी इसको नोट कर लें, ठीक है। क्योंकि साइंस में, फिजिक्स में स्पेशली, फिजिक्स केमिस्ट्री में होता क्या है कि प्रॉपरली नोट्स तो मिल नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं पूरी बुक लेके बैठे रहते हैं और समझ में आता नहीं कि क्या क्या लर्न करें, कितना लर्न करें, क्या लिखें। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि इस थियोरेटिकल पोर्शन में जितना भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लिखते चल रहा हूँ, ताकि आप भी अपना चाहें तो इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a moving train, a running car, ठीक है, like that. A moving bicycle, कुछ भी, ठीक है। यानी कि समय के रेस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर देती है तो वो मोशन में कहलाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, काइंड्स ऑफ मोशन। सो मोशन आपने समझ लिया, अब आपको समझना है कि मोशन के प्रकार क्या हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मोशन। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 2 टाइप्स ऑफ मोशन, विच आर, फर्स्ट इज लीनियर और translational motion, okay, and next is rotational. So one by one we are going to study about kinds of motion. So what is linear? First is linear or translational motion. लीनियर मोशन क्या है बेटा? कोई ऐसा मोशन हो जो लीनियर हो, यानी एक लाइन के लॉन्ग हो, एक स्ट्रेट पाथ पे हो, तो कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ कॉल्ड लीनियर मोशन। तो इसमें बेसिकली आपको यही नहीं कहना है, आपको ये भी कहना है द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये भी एक वर्ड आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। क्या कहना है? द मोशन ऑफ अ बॉडी moving, the motion of a body moving along a straight line path, स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, स्ट्रेट पाथ कह सकते हैं, लाइन पाथ दोनों में से जो भी लगाएं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों, ये वर्ड लगाना जरूरी है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड
the linear or translational motion. Okay, for example, a car moving on a straight road, like that. ठीक है, मोशन ऑफ रॉकेट, जो भी चीज एक सीधी लाइन में, एक सीधे पाथ पर अगर डायरेक्टली मूव कर जाती है तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में कहलाती है, ट्रांसलेशनल मोशन में कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, सपोज दैट, इसका एग्जांपल ये भी है कि आप तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं, फुटबॉल ऑन अ फ्लोर। ठीक है, मतलब जैसे फर्श पर रखिए एक फुटबॉल है, आपने इसे किक किया, ठीक, ये आपने फोर्स लगा दिया तो ये क्या इसी पाथ पे आगे बढ़ जाएगी, मूव कर जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये फुटबॉल थी जिस पे आपने किक किया, एक फोर्स लगाया तो वो उसी पर मूव कर गई। तो ये क्या है, ये भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या था आपका, दूसरा वाला क्या था, रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या है, बेसिकली जैसे इसका नाम ही लग रहा है कि ऐसा मोशन जो रोटेट होके आ रहा हो। ठीक है, रोटेट होने पे हो रहा हो। सपोज दैट मैंने एक बॉडी ली, आपको थोड़ा सा फिगर समझना पड़ेगा इसके लिए। मैंने जैसे बॉडी ले ली, ठीक है, मान लीजिए ऐसे एक बॉडी ले ली हमने, और इसके किसी पॉइंट पर इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे होल करके या किसी तरह से भी इसको इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। ठीक, और मान लीजिए कि इस पर एक पॉइंट ए है और इस पर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, इस डायरेक्शन से आपने फोर्स लगा रखा है। ठीक, ऐसे फोर्स लगा रखा है। तो अगर इसको हम निकालेंगे, इसको, इसका पाथ अगर देखें तो कुछ इस तरह से जाएगा फोर्स का पाथ। ठीक है, और यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे तो इस पॉइंट को पी मान लीजिए। ठीक है, इसको पी मान लीजिए, और इस पॉइंट पर, ये जो आपका पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है जिससे आपने इसको टाई कर रखा है इस बॉडी को। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं पाइवोटेड पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है आपका पाइवट पॉइंट। ठीक, नाम याद रखिए, पाइवट पॉइंट। ये हो गया फोर्स, ये क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया है। ठीक है, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया है, और ये इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर आप अगर चाहें तो इसकी एक्सिस भी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बॉडी है, जैसे एक आलू में आपने सुई से छेद कर दिया, जैसे एक आलू में आपने सुई से छेद कर दिया। अब आलू को सुई के अराउंड में आप, है ना, निडल के अराउंड में क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। तो ऐसा ही केस समझिए, दिस इज़ अ पोटैटो एंड दिस इज़ अ होल एंड दिस इज़ अ नीडल। तो नीडल क्या हो जाएगी आपकी, नीडल आपकी हो जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो होल यहाँ पे आपने क्या, वो पाइवोटेड पॉइंट हो जाएगा। और जैसे आप पुश कर रहे हैं, जिस पॉइंट पुश कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा। ये दिस इज द फोर्स। लेट अ बॉडी pivoted at point O and an external force is applied at a point A, then body start rotation about its vertical axis passing through pivoted point। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं
कि जैसे आपको बताया था एक पोटैटो में आपने एक नीडल से होल कर दिया और नीडल के अराउंड में आपने पुश करके उसको रोटेट कर दिया। तो ऐसे केस में आपका जिस पॉइंट पे होल हुआ था वो क्या था, पाइवोटेड पॉइंट, और जो नीडल थी आपकी वो थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो पुश किया था जिस पॉइंट पे वो था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए, मतलब और जिस फोर्स से आपने पुश किया था वो फोर्स हो गया। तो ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। तो एक्चुअली मैं समझाना चाहता था कि यहाँ पर ओपी क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, this is the line of action of force and this is the axis of rotation about which the potato is rotating. This effect of a force on a body is called the turning effect. Turning effect को ही मोमेंट कहते हैं, मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। वी कैन से देखिए थ्योरी अच्छे समझिए कि रोटेशनल मोशन में होता कैसे रोटेशन, ठीक है, समझिए। वी कैन से अब हम डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं बच्चों, आपको एग्जाम में आएगा तो ये डिफिनेशन लिखनी है। द मोशन ऑफ अ बॉडी moving round about its vertical axis passing through pivoted point under influence of a force of an external force is called rotational motion। बच्चों याद रखिएगा जैसे डिफिनेशन हम लिखा रहे हैं ऐसे ही आपको बेसिकली लिखनी है, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है, ठीक है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं लिखनी है। अगर आपको इससे बेहतर कुछ मालूम हो तो आप बेसिक लिख सकते हैं। सो वी कैन से द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग राउंड अबाउट, कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी जो मूव कर रही है, राउंड अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, ठीक है, मतलब किसी फोर्स के अंडर में ऐसा हो रहा, ठीक है, क्लियर है। द मोशन ऑफ अ बॉडी राउंड अबाउट इट्स ओन वर्टिकल एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस कर लो, तो पाइवोटेड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलरली हो वर्टिकल एक्सिस हो उसी का राउंड अबाउट में, ठीक है, मूविंग राउंड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, ठीक है, नोट कीजिए। तो बच्चों बेसिकली देखिए यहाँ से अगली डिफिनेशन भी आ गई, काइंड्स ऑफ मोशन हो रहा था, रोटेशनल मोशन में आपको समझा रहा था, रोटेशनल मोशन में ही आपको मोमेंट ऑफ फोर्स भी समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। देखिए मैंने लिखा है दिस इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी जो इफेक्ट देखा आपने वही टर्निंग इफेक्ट, किसी फोर्स की वजह से जो बॉडी में एक टर्निंग इफेक्ट आया उसी टर्निंग इफेक्ट को ही मोमेंट कहते हैं। एक्चुअली टर्निंग इफेक्ट को ही मोमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक्चुअली टर्निंग इफेक्ट ही मोमेंट होता है। तो कह सकते हैं दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, या कह सकते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स। पॉज करिए वीडियो को, नोट कर लीजिए, ठीक है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहें। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्लास 10th, ICSE बोर्ड, पर्टिकुलरली मैं तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आपकी वीडियो के लाइक्स, आपके चैनल के सब्सक्रिप्शन ही मेरा हौसला बढ़ाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बच्चों ज़रूर लाइक कर दें। ओके बच्चों, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और बिना देर किए हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ऐसे लिखते हैं मोमेंट को कहेंगे टर्निंग इफेक्ट। मोमेंट को समझना है क्या है, तो टर्निंग इफेक्ट है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है, यही हमें पढ़ना है कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है। मोर प्रिसाइजली वी कैन राइट
आपको जो डेफिनेशन है स्कूल एग्जाम में लिखनी है वो क्या है, कह सकते हैं द मोमेंट ऑफ अ फोर्स, बच्चों इसका दूसरा भी नाम है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो नोन एज टॉर्क, ठीक है, टॉर्क इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को, इसीलिए मैंने ऑब्लिक में लिखा है मोमेंट ऑफ फोर्स कह लीजिए या टॉर्क कह लीजिए। तो द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स applied and the perpendicular distance of line of action of force from the vertical axis of rotation, ठीक है, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स कह लीजिए या इसी को हम टॉर्क कहते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी, मैंने ओपी लिखा था ना फिगर में, देखिए याद करिए फिगर में, एफ इंटू ओपी इज द डिस्टेंस, तो डी कह दिया, और टॉर्क को हम टाउ से बोलते हैं, दिस इज टाउ, इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, नोट कर लीजिए, ओके, नोट कर लिया था आपने। चलिए देखिए, what is the value of 1 Newton meter? 1 Newton equal to, in class 9th you have learned 1 Newton equal to 10 की पावर 5 डाइन, और 1 मीटर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, तो इन्हीं दोनों वैल्यू यूज़ कर लेना है। तो चलिए 1 न्यूटन मीटर का मतलब क्या है, 1 न्यूटन लिखिए इंटू 1 मीटर लिखिए, ये तो मतलब है इन दोनों का। 1 न्यूटन की वैल्यू डाल दीजिए 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर डाल दीजिए। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये क्या है 10 टू द पावर 5 डाइन, और 100 को क्या ले सकते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो मिला के 10 की पावर क्या आपस में ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, इफ द बेस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड, तो लिखिए 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, ये वैल्यू है 1 न्यूटन मीटर की। तो बच्चों याद रखेंगे थोड़ा बहुत, ये बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में यही सब यूज होना है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट था व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। अभी मैंने बच्चों बताया था कि किसी बॉडी को टर्न करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, एक तो एन एक्सटर्नल फोर्स, एक फोर्स आपको लगाना जरूरी, बिना फोर्स लगाए बॉडी टर्न होगी नहीं, और दूसरा व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। रोटेशनल मोशन बताया था, उसका एग्जाम्पल नहीं बताया ना, एक पोटैटो वाला एग्जाम्पल दिया था लेकिन उसमें आपने समझा नहीं। चलिए एग्जाम्पल थोड़ा समझ लीजिए, एग्जाम्पल क्या था वहाँ पे, एग्जाम्पल हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, ठीक है, हो सकता है नहीं, मान लीजिए किसी डोर को आप ओपन कर रहे हैं तो कभी आप उसके हिंज के पास, मतलब जिसको हिंदी में कब्जा बोलते हैं, तो हिंज के पास से अगर आप ऐसे उंगली रख के करोगे तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बट अगर जहाँ हैंडल लगा है हैंडल के पास से करेंगे तो आपको आसानी से दरवाज़ा ओपन या क्लोज हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी डोर को आप ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हिंज लगी हुई है दो, ठीक, और ये हैंडल लगा हुआ है, और आप चाहते हैं यहाँ से कि इसको मैं ओपन करूँ, तो अगर आप हिंज से अगर ये दूर पर लगा हुआ है हैंडल से अगर आप करेंगे तो ईजिली ओपन हो जाएगा डोर, ठीक है। और अगर आपने चाहा कि नहीं मैं यहाँ से किसी तरह से करूँ तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि दरवाज़ा जो आपका रुका है फिक्स है वो किस पे, इस पॉइंट पे है,
तो ये पाइवोटेड पॉइंट होगा, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये OP जैसे हो गया और ये फोर्स हो गया। तो दो ही चीज़ें हैं बच्चों जो इफेक्ट करती हैं टर्निंग को, किसी बॉडी की टर्निंग के लिए इफेक्ट करती हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, और दूसरा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ की वर्टिकल एक्सिस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक, जिस पे रोटेट कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द टर्निंग ऑफ एनी बॉडी ऑन अप्लाइंग अ फोर्स। मतलब किसी फोर्स को लगाकर किसी बॉडी को आप जो टर्न कर देते हैं, तो ये जो टर्निंग इफेक्ट बॉडी में आ रहा है, उनके लिए कौन कौन से दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो एक पहला यही कि हम कितना फोर्स लगाते हैं, मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरा ये कि हम कितनी पास से या कितनी दूर से फोर्स लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर दरवाज़ा खोलना है आपको, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, तो अगर दरवाज़ा खोलना है तो एक तो तरीका ये है कि आप हैंडल के पास से दरवाज़ा खोलें, और एक तरीका ये है कि उसके कब्जे के पास है, जहाँ हिंज लगी है वहाँ पे जाकर के आप उसको पुश करें या ओपन करने की कोशिश करें। तो आप देखते हैं ना कि आपको डिफ़िकल्टी होती है। तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि वो दरवाज़ा ईजिली ओपन होगा कि नहीं, डिपेंड करता है कि आप कितनी ताकत लगा रहे हो और कितनी पास से ताकत लगा रहे हो। तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सपोज दैट यही था, पोटैटो था ना आपका, और ये आपकी नीडल थी जिसको एक्सिस ऑफ हमने रोटेशन बोला था, और ओ पर ही होल करके नीडल को निकाली थी, तो ओ को पाइवोटेड पॉइंट कहा था और इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा था। ये पोटैटो है और आपने पोटैटो किए, तो जिस पॉइंट पर आप उसको पुश करते हो तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, ये डायरेक्शन क्या है, ये लाइन पूरी, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो आपको देखना है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन के बीच की, तो ये जो आएगी OP, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट P, ठीक है। तो जो OP डिस्टेंस आएगी, इसी को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे हैं। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, कम है, वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कितने अमाउंट का फोर्स अप्लाई करो। तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द टर्निंग ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। टॉपिक नंबर 6, clockwise and anti-clockwise moments। चलिए, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है। मोमेंट का मतलब टर्निंग इफेक्ट, तो क्लॉकवाइज टर्निंग कब आएगी और एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग कब आएगी, यही तो पूछ रहा है। अगर किसी बॉडी पे हम कोई फोर्स लगाए और वो फोर्स उस बॉडी को क्लॉकवाइज टर्न करा दे, तो टर्निंग इफेक्ट हमारी लिए क्या कहलाएगी, क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी वो मूवमेंट जो जनरेट होगा बॉडी के अंदर वो क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर किसी बॉडी पर हमने एक फोर्स लगाया, उस फोर्स ने उस बॉडी को क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, टर्न कर दिया। तो किसी फोर्स को अप्लाई करने पे अगर वो फोर्स उस बॉडी को क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ, लिखिए। क्लॉकवाइज मूवमेंट, इफ अ फोर्स on a body to turn clockwise, then this turning any moment, then this turning means moment is said to be clockwise movement. क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव। याद रखिए कि जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है आपको निगेटिव लेने हैं। सो क्लॉकवाइज मोमेंट आपके हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब चलिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट।
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या था, वही मैंने कहा था कि अगर कोई फोर्स अप्लाई करे और बॉडी क्या करे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो इस तरह के इफेक्ट को, इस तरह के टर्निंग इफेक्ट को क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट को ही तो क्या कहते हैं, मूवमेंट। तो कह सकते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, याद रखिए कि जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं आपको क्या लेने हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो हैं आपके वो पॉजिटिव होते हैं बच्चों। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके निगेटिव होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 6 इज कंप्लीटेड, स्टार्ट पॉइंट 7। सो वेज टू चेंज the direction of rotation of a body। मतलब किसी बॉडी का रोटेशन आप कैसे चेंज कर सकते हैं, व्हाट आर द वेज बाय विच यू कैन चेंज द रोटेशन ऑफ अ बॉडी। तो कोई बॉडी जैसे आपकी मान लीजिए ये है, ठीक, ये पाइवोटेड पॉइंट हो गया, सपोज दैट। ठीक है, तो इस बॉडी की रोटेशन की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं भाई। मान लीजिए कि ये साइकिल का पहिया है, मान लीजिए आपने किसी एक्सल से इसको पाइवट कर दिया है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे पुश करते हैं तो ये क्लॉकवाइज, अगर आपने ऐसे डाउन पुश किया तो क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज रोटेशन में आ जाएगा। मान लीजिए इसका पॉइंट, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो अगर पॉइंट ए से ही डाउन आपने पुश कर दिया तो ये मोशन क्या, जो पहले आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था, ऐसे हो रहा था, बी पॉइंट पर जब आपने फोर्स लगाया था, बी पॉइंट पर आपने ऐसे हाथ मारा था, तो ये क्या डाउन मोशन कर रहा था, तो यानी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा था। बट जब आपने ए पर, पॉइंट ए पर जब आपने पुश किया, एक फोर्स लगाया डाउनवर्ड्स, तो उसने क्या किया, बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दिया। तो यानी देख रहे हैं ना आप, सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जा रही है। इसको दूसरी तरीके से समझेंगे, जैसे आपकी बुक में बना हुआ है आपके लिए, एक ऐसे है कि मान लीजिए एक पॉइंट है, पाइवोटेड है। ठीक है, एक पॉइंट इस, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका पॉइंट एक ऊपर ए है, एक पॉइंट बॉटम में बी है। तो अगर आपने फोर्स एक पॉइंट पे मान लीजिए इस पर फोर्स ऐसे लगाया, ठीक, F1 ऐसे लगाया, तो पॉइंट बी पर अगर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी किधर मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। अगर पॉइंट ए पर आपने फोर्स लगा दिया, ठीक है, मान लीजिए फोर्स हम सेम कर दें, फोर्स से कोई मतलब नहीं कि अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। अगर सेम फोर्स हमने जो पॉइंट बी पे लगाया था वो पॉइंट ए पे लगाया, तो अब बताइए क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। रोटेशन तो आपका क्लॉकवाइज ही होगा। अगर आपने ए पर फोर्स लगाया तो आपका रोटेशन क्या, क्लॉकवाइज होगा। तो देख रहे हैं आप बॉडी में, जब आपने पॉइंट बी पर फोर्स अप्लाई किया था तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था, लेकिन जब पॉइंट ए पर आपने सेम फोर्स अप्लाई किया तो क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि ये कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन। सो बोथ रोटेशन आर डिफरेंट, कह सकते हैं देयर आर टू वेज। तो पहला बच्चों मैं कहूँगा बाय चेंजिंग the point of application of force। दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है बच्चों, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है कि अगर आपने एंड ए की बजाय एंड बी पे या एंड बी की बजाय एंड ए पे लगाएंगे फोर्स, तो आपकी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाएगी। पहला फैक्टर तो आप समझ गए, दूसरा फैक्टर समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक एक्सल दिया हुआ है, ठीक, और ये पॉइंट, हम इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ए बोल देते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट पर अगर हम
यहाँ से फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो रोटेशन कैसा होगा इसका बताइए, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक, ऐसे होगा, ठीक है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, ठीक है। बट अगर इसी पॉइंट पर हम फोर्स ऐसे लगाने लगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर दी। उस केस में अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर रहे हैं तब भी डायरेक्शन रोटेशन हो जाएगा। तो ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो देख रहे हैं आप, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने पे तो रोटेशन हमारा चेंज हुआ ही था, अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज कर दें तो भी हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं। सेकेंड वे इज by changing the direction of force applied on the body at any point. There are two ways by which we can change the direction of rotation. First is by changing the point of application of force, and second is by change the direction of force applied. Point number 7 completed. Let's come on the point number 8. Okay, what is point 8? Conclusion. Conclusion पे आते हैं. So in the conclusion we can say the turning of a body, as we know the turning of a body depends not only on the magnitude of force applied but also the perpendicular distance of line of action of force from the vertical axis of rotation passing through pivoted point. ठीक है, by the conclusion we can say larger the perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation if larger is the perpendicular distance of line of action of rotation, lesser be the force required to rotate the body, and it's vice versa. Okay, larger is the perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation, lesser be the फोर्स रिक्वायर्ड टू रोटेट द बॉडी। मतलब जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस रखेंगे उतना कम ही फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को रोटेट करने के लिए। ये जितना डिस्टेंस ज़्यादा हो अच्छा है। मतलब किसी चीज़ को दूर से पकड़ घुमाना चाहेंगे तो आसानी से घूम जाएगा, अगर उसको पास से घुमाना चाहेंगे तो आसानी से नहीं घूमेगा, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट मतलब घुमाने तो हुआ, टर्निंग करना मतलब घुमाना। तो किसी चीज़ को दूर से पकड़ घुमाना आसान है, बजाय उसको कोई उसके हिंज पॉइंट से, उसके फिक्स पॉइंट से, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास से घुमाना। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बच्चों डायग्राम आप लोग बेसिकली बनाइए, बार बार समझिए
कि यहाँ पर पाइवटेड पॉइंट क्या होता है। इसीलिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया था आलू वाला, ठीक है। आलू वाला एग्जांपल सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि आपने आलू लिया हाथ में, ठीक है, और नीचे सुई से होल कर दिया, तो जिस पॉइंट पे होल किया था वो आपका पाइवटेड पॉइंट था। इसको आलू ही समझिए, बार बार आप आलू ही समझिए, क्योंकि आलू वाला एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबके घर में आलू है और नीडल भी आपके पास है, तो बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि पाइवटेड पॉइंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है। जिस पॉइंट पे आप होल करेंगे वो आपका पाइवटेड पॉइंट है, ठीक है। और जो नीडल निकल जाएगी वो नीडल, जो लंबी वाली नीडल जो होती है, जो फूल वाले नहीं, फूल गुथते हैं बैठ के, फूल माला बनाते हैं, वो लंबी वाली नीडल ले आना तुम, ठीक है, और लंबी वाली नीडल से होल करना, तो जिस पॉइंट पे होल करोगे वो पाइवटेड पॉइंट है। और जो नीडल निकल के आलू के बाहर आ जाएगी वो नीडल के एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब उस नीडल में जो आलू फंसा है तो आप उसको पुश करो, जिस पॉइंट पे पुश करोगे वो पॉइंट ए ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जो उंगली से आप पुश करो वो फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो अब आलू क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपने जो फोर्स लगाया उससे टर्निंग इफेक्ट आ गया, इसी टर्निंग इफेक्ट को ही तो मूवमेंट कहते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही, आगे के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलिए, ठीक है बच्चों। पूरे लेक्चर में तो मैंने अपनी बात नहीं कही, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि जब भी आप लोग को मौका मिले, ठीक है, जब भी आप लोग को मौका मिले तो अपनी जो बुक है आपकी, ठीक है, ये बुक जो ये आपकी बुक है आईसीएससी कॉन्साइज फिजिक्स क्लास 10th, देखिए 2000 मैंने ये लास्ट ईयर ली थी। अंदर से कुछ शक्ल इसकी ऐसी है, ठीक है, बाहर से शक्ल ऐसी है, ठीक है, बैक से देख लीजिए ऐसी है, ठीक है। तो सेलिना वालों की है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कपल, मोमेंट ऑफ कपल, इक्विलिब्रियम, ये सब आपको काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये सब आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप बुक को जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से पढ़ें, उसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझें और मेरे लेक्चर को भी बार बार देख लें। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो बच्चों हमें कमेंट करें, ठीक है। मेरा नंबर भी, व्हाट्सअप नंबर भी चैनल में पड़ा है, तो अगर आपको ऐसी कोई बात है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल प्लीज़ मत करिएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, हैक्टेक हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। कॉलेज भी करना रहता है, कोचिंग भी चलती है, फिर ये लेक्चर्स भी रिकॉर्ड होते हैं, तो लगातार कॉल पे तो अटेंड करना मुश्किल है, कॉल पे रहना तो मुश्किल है, बट आप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई ज़रूर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पर क्लोज करते हैं और आप आगे इसको ध्यान दीजिएगा। लेक्चर 2 में जो भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा तो उसको आप ये समझिए, मेरे पढ़ाने के तरीके में और दूसरे पढ़ाने के तरीके में जो डिफरेंस है वो मैं जानबूझ से कर रहा हूँ कि मैं ऐसे, देखिए मैं ज़्यादातर तो फेस आपको नहीं कर पाता, क्योंकि फेस करेंगे तो फिर लिखेंगे कैसे, और लिखेंगे नहीं तो फिर वो बात समझ नहीं आएगी। जैसे कि मैथ्स के चैप्टर में भी आप देख रहे हैं कि मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं भी चाहता तो उसको रीड करके बोल देता कि ऐसे ऐसे वैसे नहीं, बच्चे चाहते हैं ना कि भाई आप भी करो मेरे सामने, कैसे करते हो। तो जैसे स्कूल में ऑफलाइन में टीचिंग करते हैं बेटा, जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे हम चाहते हैं कि आपको यहाँ पर ही पढ़ाएं। तो जैसा सेम स्कूल में वैसा यहाँ पे करते हैं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप देखो कि सर क्या कर रहे हैं, मुझे भी कैसे करना है। और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इसके नोट्स बनाते चलिए, इसीलिए मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, अदरवाइज नोट्स इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी। जो मैं कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि नोट्स आप लोग को बार बार ना बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल रमाशंकर शर्मा सर, पीसीएम गुरु 2.0। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।